नमस्कार। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बात अमेरिका की। आज दिन में हम चुनाव पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन अमेरिका की बात इसीलिए कि पूरी दुनिया पर अमेरिका ने टैरिफ थोप दिया। टैरिफ वॉर में बहुत देशों को नुकसान भी हुआ, लेकिन अमेरिका का भी काफी नुकसान हो रहा है और आने वाले दिनों में होने वाला है। तो क्या अमेरिका जो है आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहा है? क्योंकि अभी तो शटडाउन के हालात हैं, क्योंकि अमेरिकी सीनेट से फंडिंग बिल पास नहीं हुआ। हुआ मामला ऐसा कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसद में सहमति नहीं बन पाई कुछ चीजों को लेकर के। उसके बाद लगातार ये चीजें आपस में खींचतान की वजह से वहां फंडिंग ही जब पास बिल ही पास नहीं हुआ, तो उसके बाद वहां पर परेशानी हो गई और शटडाउन के हालात बन गए। और शटडाउन से सरकारी कर्मचारी जो हैं सबसे ज्यादा परेशान हैं। 7.5 लाख कर्मचारी जो हैं वो बिना वेतन के घर बैठने को मजबूर हैं। 87% जो कर्मचारी हैं वो छुट्टी पर भेजे गए। 32,000 स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं वो भी छुट्टी पर गए हुए हैं, उनको भेजा गया है। $400 मिलियन का नुकसान होने की संभावना है अमेरिका को इस हालात से। तो इस हालांकि इससे पहले मूडीज ने भी अंदेशा जताया था कि अमेरिका आर्थिक मंदी मंदी की चपेट में जा सकता है। तो हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या दुनिया को टैरिफ वॉर में झोंकते झोंकते अमेरिका खुद भी मंदी में फंस गया है। इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर संदीप कुमार हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, माफ कीजिएगा। संदीप भारद्वाज आपका नाम है। राकेश कुमार सिंह हैं, आप भी दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। पवन चौरसिया जो सीनियर रिसर्च फेलो हैं इंडिया फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहला सवाल जो है मेरा डॉक्टर संदीप भारद्वाज से है। संदीप जी, ये टैरिफ वॉर पर हम चर्चा कर ही रहे थे, लेकिन सबको टैरिफ के लिए परेशान करते करते अमेरिका जो है खुद ही फंस गया है, मंदी की चपेट में आने वाला है। नहीं, टैरिफ को लेके मंदी का जो चल रहा है कि टैरिफ लगा रहे हैं अमेरिका, ऐसा नहीं है। वो पहले से ही मंदी की तरफ बढ़ रहा है। उसको वो बचाने का प्रयास कर रहा है इन टैरिफ के माध्यम से। वो लगातार इस प्रयास में है कि किसी तरह जो ये स्थिति बनी है, उनका जो फिस्कल बैलेंस है वो जिस तरह से प्रॉब्लम में है, उसको लेके उन वहाँ पर अमेरिका में पहले से भी चर्चा चली आ रही थी। अमेरिका इस जब से ट्रम्प आए हैं वो लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि उस फिस्कल इम्बैलेंस को किसी तरह कंट्रोल में लाया जा सके। तो अमेरिका ऐसे ही बहुत बड़ा कर्जदार है वर्ल्ड बैंक का, जिसका भी आप कह लें। तो उस कर्जदार होने के कारण इसमें लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। कर्ज बढ़ता जा रहा है तो कई तरह के प्रॉब्लम आपको देखने को वहाँ मिल सकते हैं अमेरिका में। और उसी क्रम में ये अगर अभी जो आया है, जो आप जिस जिस बात के का जिक्र कर रहे हैं कि शटडाउन की ओर, तो शटडाउन कोई ऐसा नहीं है कि टैरिफ का इशू है। इससे ज़्यादा एक बड़ा इशू है कि ये कई बार पहले भी हो चुका है। ये अगर आप देख लें जो शटडाउन है अमेरिका में, तो पहले भी हो चुका है। ये 1976 में पहली बार उसमें आप देखिए फंडिंग गैप को लेके जो मामला आया था, उसके बाद लगातार उसके बाद अभी तक 20 बार इस तरह के फंडिंग गैप देखने को मिले हैं, जिसमें से 10 बार जो है शटडाउन की स्थिति बनी है। और सबसे बड़ा शटडाउन जो आप 18-19 में 35 दिनों तक चला था। इस बार भी माना जा रहा है कि 2-3 दिन चलेंगे, अभी 24 घंटे हो चुके हैं। इसलिए ये रिलेटेड भी है और इसको कह दें कि ये पहले से भी चला आ रहा है। ऐसा नहीं कि कोई अनोखा चीज होने जा रहा है अमेरिका में। जी, हमारे साथ पवन चौरसिया जी। पवन जी, मतलब मंदी की आहट पहले से थी, लेकिन उसी को मतलब उसी की भरपाई के लिए टैरिफ जैसे तैसे मतलब आनन फानन में अमेरिकी सरकार लेके आई। लेकिन टैरिफ से जिसको कई देशों को घाटा जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अमेरिका जो मंदी की चपेट में है, तो इसका और भी देशों पर भी असर दिख सकता है। जी बिल्कुल, आप सही बात कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि जो ट्रम्प माइक की। बंद हो गया है पवन, तुम्हारा हेलो। माइक बंद है, ऑफ है। हेलो, जी मेरा माइक। जी, आप ठीक है, आप बोल दें। यस, अब आ रहा है हाँ आवाज? जी। अब आ रही है आवाज?
हेलो। जी जी, आ रही। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समस्या ये है कि ट्रम्प की जो विदेश नीति की समझ है, वो बहुत ही लीनियर है। दरअसल वो हर चीज़ को एकदम प्रॉफिट और लॉस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जैसा एक व्यापारिक दृष्टिकोण है। वो फॉरेन पॉलिसी के न्यूएंसेस को नहीं समझते हैं, जो कि जिसमें हर एक चीज़ लाभ और हानि की तरफ नहीं होती, बल्कि उसके बीच में एक जिसे बोलते हैं ग्रे एरिया है, वो होता है। तो अगर किसी देश से आप सरप्लस में हैं या किसी देश से आप डेफिसिट में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देश आपके साथ धोखा दे रहा है। दरअसल उसके और भी पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ट्रम्प चूंकि इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, और इसका परिणाम ये है कि सभी देशों पर वो उसने इनडिस्क्रिमिनेट टैक्सेशन इनडिस्क्रिमिनेट टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। और आज लगभग सभी जो अमेरिका के नीति के साझेदार हैं या एलाइज हैं, उनके ऊपर बहुत ऊंची दरों में टैरिफ लगाए गए हैं। और उसका हमको परिणाम देखने को भी मिल रहा है कि अमेरिका में महंगाई बहुत अलग ऊंचे स्तर पर जा चुकी है। और आप कई जो सबसे क्रेडिबल माना जाता है प्यू रिसर्च फाउंडेशन, उसकी रिसर्च बता रही है कि ये 61% से ज्यादा लोग अमेरिकियों ने इस बात को कहा है कि उनको महंगाई की का दंश देखने को मिल रहा है। और लगभग हर 2 3 4 महीने में जो वहाँ पर वस्तु हैं उनके दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि वहाँ पर आम आदमी की समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। बट हमको इस चीज को समझना पड़ेगा कि अगर कोई ट्रम्प अभी यही नहीं रुकने वाले हैं। देखिए 2026 में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हैं। तो मिड टर्म इलेक्शंस तक तो ट्रम्प नहीं रुकने वाले हैं और लगातार इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर मिड टर्म में ये मान लीजिए जनता पनिश करती है उनको, तभी हम उनकी नीतियों में परिवर्तन देखने वाले हैं। वरना तो उनको ये लग रहा है कि भले ये कड़वी दवाई है जिसको शॉर्ट टर्म लॉस कह सकते हैं, वो ये कह रहे हैं कि थोड़े समय लोगों को दिक्कत आएगी, लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग वापस आ जाएगी, जब तो वहाँ जॉब इंक्रीज होने लगेंगी। परंतु जो अर्थशास्त्री हैं उनका ये मानना है कि चीज़ें उतनी सिंपल नहीं है। और कोई भी चीज़ जो 40 50 साल पहले आपके यहाँ से चली गई है, खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग जैसा सेक्टर, अगर वो आती भी है तो वो तो ना तो अब उस तरीके की राजनीतिक, ना आर्थिक, ना सामाजिक हालात हैं कि अब आप उसको वापस गेन कर सको। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेट सी बात है कि एक तरीके की आर्थिक मंदी की ओर अमेरिका बढ़ रहा है। और ये तो अमेरिका के नीति निर्माताओं को तय करना होगा कि उसके परिणाम को झेलने के लिए क्या वो रेडी हैं। और ये बात तो फिर श्योर है कि अगर अमेरिका में कुछ भी होता है तो उसका पूरे विश्व में पड़ेगा उसका असर, क्योंकि डॉलर सब देश अंतर्राष्ट्रीय करेंसी है। और अमेरिका का बहुत डिस्प्रपोर्शनेट इन्फ्लुएंस है सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, IMF, वर्ल्ड बैंक से लेकर के UN तक। तो कुछ भी होगा उसका नुकसान अभी भी जैसे दुनिया झेल रही है, बाद में भी झेलना पड़ेगा मेरे साथ। जी हमारे साथ जी प्रोफेसर राकेश जी हैं। राकेश जी, एक तरफ तो ट्रम्प अमेरिका आने से लोगों को रोक रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो वीजा की राशि बढ़ा करके हो, बाकी चीजों पर आवाज सर, आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही सर, आवाज रुक गई सर, आपकी आवाज की दिक्कत आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है सर आप। जी राकेश जी, आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है, जी अब आ रही है। सुन अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि ट्रम्प तो एक तरफ विदेशी लोगों को, विदेशी नागरिकों को आने से रोक रहे हैं अमेरिका, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाइए। तो ऐसे में मैन पावर अमेरिका में कहाँ से आएगा? क्योंकि अमेरिका में इतना मैन पावर आसान नहीं है और इतना सस्ता भी नहीं है जैसे चाइना और इंडिया में। जी जी, एकदम सही कहा आपने। जैसा कि हमारे दास पैनलिस्ट पवन जी बता रहे थे कि ये जो अमेरिका का जो जो वैश्विक स्तर पर जो ये टैरिफ लगाने का जो हम नुकसान देख रहे हैं, इसमें जो हम देखें तो ब्रेटन वुड सिस्टम जो एक कोल्ड वॉर के बाद बना था, वो सिस्टम भी पूरी तरीके से ध्वस्त होने के पूरे कगार में आ गया है। और हम देखते हैं कि उसके अलावा जो एक जियो पॉलिटिकल, एक भौगोलिक जो स्ट्रेटिफिकेशन है, उसके होने के भी चांसेस है। जल्दी से मैं आपको कुछ आंकड़े दे देता हूँ इस बात को समझने के लिए। अमेरिका की जो पूरी जो टैरिफ कलेक्शन अगर आप देखेंगे, रेवेन्यू कलेक्शन, वो लगभग भारत के 2/3 ऑफ द GDP के बराबर है, अराउंड $2.3 बिलियन है। अभी टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका में तकरीबन $170 बिलियन का नुकसान हो गया है। $170 बिलियन का नुकसान अमेरिका को रेवेन्यू लॉस हो चुकी है। कई आंकड़े दिए गए, कई कारण दिए गए। अगर हम देखें इसमें, अगर हम इसको बहुत ही बारीकी से देखें,
तो इसमें जो सबसे बड़ा जो कारण हम देखते हैं कि जो सोयाबीन का एक्सपोर्ट है, जो अमेरिकन फार्मर्स की बात करें, वो तकरीबन 2/3 चाइना को किया जाता है। जो टैरिफ लगाने के बाद, क्योंकि चाइना ने भी काउंटर टैरिफ लगाया, जिसकी वजह से अमेरिकन फार्मर्स को इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। कार हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ब्राजील में 2/3 कार एक्सपोर्ट्स होता है। आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की, और सबसे हैरान करने वाली बात है, जो 2/3 कार्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उसके 2/3 जो सब्सिडरी पार्ट्स हैं वो अमेरिका से एक्सपोर्ट किए जाते हैं ब्राजील को। तो जाहिर सी बात है कि जब उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी तो कार के दाम भी बढ़ जाएंगे और उससे अमेरिका को ही नुकसान होगा। तो ये आप जो कई चीजें देखते हैं, दरअसल ये अमेरिका के जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उसको बहुत ही बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। और जो आपने एक बात कही H1B वीजास की, डेफिनेटली अमेरिका जो एक डेटा वर्ल्ड प्रोडक्शन सेंटर इकोनॉमी है, एक आईटी सेक्टर में जाने वाला एक नाम है, उसके एक जो हाईटेक टैलेंट्स चाहे वो इंडिया से हो या चाइना से जाते हैं, उस पर इतना बड़ा शुल्क लगाने से वहाँ का जो एक जो सो कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको भी बहुत प्रभावित कर रहा है। और उसका जो जाहिर सी बात है, हम अभी भी देख रहे हैं, आने वाले समय में हम बहुत ज्यादा उस पर प्रकोप देखने वाले हैं। विशाल जी हमारे साथ, विशाल तिवारी जी भी हैं, आपका भी स्वागत। विशाल जी, अ, अमेरिकी फर्स्ट हमेशा ट्रम्प कहते रहे। पिछली बार जब चुनाव जीत कर आए थे तो पिछली बार भी वो यही कह रहे थे, हालांकि उतना हार्ड निर्णय जो है, कड़े फैसले नहीं कर पाए। लेकिन इस बार तो वो सीधे सीधे अमेरिकी फर्स्ट कह रहे हैं, उसी को ध्यान में रख करके सारे फैसले ले रहे हैं। तो अमेरिकी फर्स्ट के चक्कर में कहीं अमेरिका को कहीं तो वो नुकसान नहीं कर रहे हैं? हरिशंकर जी, क्या क्या सवाल मेरे लिए है क्या? विशाल जी के लिए मेरा सवाल है। जी, विशाल जी तक आवाज नहीं जा पा रही है, आप बताएं। संदीप जी, डॉक्टर संदीप भारद्वाज, आप ही बता दीजिए। क्या सवाल फिर से एक बार रिपीट करेंगे सर जी? ये ट्रम्प की जो नीति रही है चुनाव के दौरान, हमेशा वो कहते रहे कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकी फर्स्ट। तो क्या वो अमेरिकी फर्स्ट करके अमेरिका का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, सब देश अपने देश को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि ट्रम्प कोई नया चीज कर रहे हैं। क्या भारत में हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, दूसरे देश के भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बोलते ही रहे हैं कि अपने देश को आगे लेके जाना है। तो अब ट्रम्प भी कर रहे हैं। ट्रम्प के करने का मतलब है कि ट्रम्प के प्रशासन को यह लगता है कि आज तक जो है अमेरिका ने लोगों को ज़्यादा तरजीह दिया टैरिफ के मामले में। तो उस टैरिफ के मामले को तरजीह दिया, जिससे जो फिजिकल इम्बैलेंस जो बढ़ा है अमेरिका में, तो इसको लेके उनका मानना है कि इसको प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के ही थ्रू हम जो है हम उसको कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ वो लगा के प्रोडक्ट्स पे अपने यहाँ पे अपने अपने प्लेयर को ज़्यादा कम्पिटिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आप देखिएगा कि वो जाहिर सी बात है वो कहेंगे ही, क्योंकि अगर वो अमेरिका फर्स्ट नहीं कहेंगे तो एक मोबिलाइजेशन भी नहीं होगा उनके प्रति लोगों का। जिस तरह से वहाँ अमेरिका में अगर देखा जाए तो अमेरिका में चाहते क्या है लोग, उनको जो जो चीज़ें मिल रही हैं, जो सुविधाएं मिल रही हैं, वो ज़्यादा बेहतर ढंग से मिल रहे हैं और कम पैसे पे मिले। तो वो चाहेंगे कि अमेरिका भी उस तरह से ट्रम्प प्रशासन भी उस तरह से उनको प्रोवाइड करे। उनका ये मानना है कि बाहर के लोग आके, अगर देखिए जिस तरह से जो वीजा को लेके इंडियंस जो जाते हैं उसको लेके रिस्ट्रिक्टिव मोड में, तो इसका मतलब अपने यहाँ वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो उनको मिलना चाहिए, जो वहाँ के लोगों को, उनको लगता है कि बाहर के लोग आके उनका एम्प्लॉयमेंट छीन रहे हैं। इस तरह से उस प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लगातार वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उन पे ये कहा जा सकता है कि वो अमेरिका फर्स्ट की जो नीति है उसको लेके आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं। पवन जी, ये सीनेट से जो फंडिंग नहीं हुई उसकी एक वजह ये भी है कि रिपब्लिक आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी, आपकी आवाज नहीं आ रही है हरिशंकर जी। हेलो हेलो हेलो। जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, पवन जी आपको, हाँ,
ये सीनेट से जो फंडिंग बिल पास नहीं हुआ उसकी एक ये भी वजह है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसद के बीच में सब्सिडी को लेकर के सहमति नहीं बन पा रही है। ट्रम्प सरकार तो चाहती है कि हम सब्सिडी ना ज्यादा दें, जबकि दूसरी पार्टी कहती है कि सब्सिडी तो होना चाहिए, पब्लिक को इसका लाभ देना पड़ेगा आपको। तो एक ये भी वजह है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब सब्सिडी और नहीं सब्सिडी, विपक्ष सब्सिडी की बात कर रहा है, ट्रम्प सरकार सब्सिडी के मूड में नहीं है। तो ट्रम्प सरकार बहुत सारी चीजों पे कटौती के मूड में है और वो लगातार कर भी रही है। तो उससे क्या आम लोगों को भी परेशानी हो रही है? जी बिल्कुल, ये तो इस बात में कोई संशय नहीं है कि जो ट्रम्प की नीतियाँ हैं उससे अमेरिका का जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उसको बहुत ज़्यादा धक्का लग रहा है। क्योंकि एक तो वैसे भी अमेरिका बहुत एक महँगा राज्य है जहाँ पर काफ़ी चीज़ों के दाम जो है वो बहुत मतलब साधारण आदमी के बस के बाहर होते हैं। वहाँ पर आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ा क्राइसिस है जिसे बोलते हैं हाउसिंग क्राइसिस। यानी वहाँ पर जो किराए पे घर है उसका किराया बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से साधारण अमेरिकी मतलब आप बाहर से आने वाले लोगों का तो छोड़ दीजिए, साधारण अमेरिकी के लिए भी एक घर में रहना या घर खरीदना एक बहुत बड़ा सपने की तरह हो गया है। और इसी में क्या है कि ये जो फंडिंग की बात है, जो आप हेल्थ की बात कर रहे हैं, उसको दरअसल जब पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा लेकर के आए थे, उसको बोलते हैं ओबामा केयर के नाम से वो स्कीम फेमस हो गई थी। और ये माना जाता था कि वो दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी एक तरह की हेल्थ सेक्टर स्कीम है। जब तक भारत में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जब आयुष्मान भारत नहीं लॉन्च किया था, उसके पहले तक सबसे बड़ी स्कीम उसी को माना जाता था। तो ये माना जाता था कि उसके माध्यम से अमेरिका के लोगों के लिए हेल्थ केयर बहुत अफोर्डेबल होता था और अमेरिका के साधारण लोगों को के पास में हॉस्पिटल उनके रीच में होते थे। परंतु क्या है कि अमेरिका में अब जब से ट्रम्प की सरकार है, तो ट्रम्प अपनी जो उनका आर्थिक और उनका जो सामाजिक दृष्टिकोण है, जिसके तहत वो ये मानते हैं कि ये सारे समाजवादी व्यवस्थाएं हैं और वो पूरी तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। तो वो उनको लगता है कि ये जो सब्सिडी है ये समाजवादी व्यवस्थाओं में होनी चाहिए और पूंजीवादी राज्यों में तो ये नहीं होना चाहिए, जिस वजह से वो इसको कट करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये कट किया जाता है या इस तरीके की सब्सिडी हटाई जाती है, तो अमेरिका में जो हालात बन रहे हैं वो अमेरिका के लिए आने वाले समय में बहुत प्रॉब्लम पैदा करने वाले हैं। और आप देखेंगे अगर इसको, तो ये केवल और केवल एक आर्थिक मुद्दों पर नहीं, बल्कि अमेरिका में अब राजनीतिक और विचारधारा के स्तर पर भी काफ़ी सारी समस्याएं होने लगी हैं। बल्कि सबसे ज़्यादा जो गौर करने लायक ये है कि अमेरिका की जो सबसे बड़ी शक्ति है, यानी जो सैन्य शक्ति है, दरअसल अमेरिका में मिलिट्री में लेकर के भी बहुत सारी चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि अभी राष्ट्रपति ट्रंप और सेक्रेटरी ऑफ वॉर, यानी जो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिफेंस हुआ करते थे, अब उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसमें दुनिया भर में जहां भी अमेरिका के बेसेस हैं उन सब के टॉप जनरल्स को बुलाया गया। और उसमें जो चर्चा का विषय था वो कोई अमेरिका की किसी सामरिक नीति पर नहीं था, बल्कि उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए गए, जैसे कि ये बताया गया कि हमें वोकिज्म के खिलाफ लड़ना है, हमको अब मोटे जनरल्स नहीं चाहिए, हमें फिट जनरल चाहिए। तो मतलब ये मानना है कि जो अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट है खास ट्रम्प के नेतृत्व में, उसकी थॉट प्रोसेस बहुत ही अलग है। जो अभी तक अमेरिका में 100 सालों से एक थॉट प्रोसेस था जिसको लेकर के एक बाई पार्टीजन कंसेंसस था, यानी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में जो मूल विचार थे, जो कोर आइडियाज थे, उसमें अंतर नहीं था कि थोड़ी सब्सिडी भी देनी है और अमेरिका को कहाँ एस्टैब्लिश करना है, कहाँ से विड्रॉ करना है। अब दरअसल पूरा स्ट्रक्चर ही उसको झटका में लगता है, एक तरीके से उसमें भूकंप आ रहा है। तो देखना है कि इस भूकंप को क्या अमेरिकी व्यवस्था बर्दाश्त कर पाती है या फिर वो तबाही होती है। विशाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? पिछली बार आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी हमारी, इसीलिए। क्या मेरी नहीं, आवाज शिशु सुन पा रहे हैं रंजन आप? जी है, विशाल जी नहीं है, शिशु अच्छा, रंजन है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, शिशु रंजन जी, माफी चाहूंगा, आपका भी स्वागत है। शिशु रंजन जी, अगला सवाल मेरा आपसे ही है कि क्या मतलब डॉलर से कारोबार करने वाले दुनिया के और भी देश हैं? अगर अमेरिका मंदी की चपेट में अगर जाता है तो दुनिया के बाकी देशों में भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है? हरिशंकर जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और चूंकि हम अभी वैश्विक बाजार में जी रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट 21वीं शताब्दी का कॉन्सेप्ट माना जाता था, जहां और आज जब इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के लगभग सभी देश के कैपिटल मार्केट्स आपस में जुड़े हुए हैं। और
धीरे धीरे जैसे जैसे आउटसोर्सिंग का जमाना बढ़ा, तो प्रोडक्शन कंपनी कहीं और की है, प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है, और उसका जो मार्केट है वो कहीं और है। कहने का मतलब ये है कि वैश्विक परिवेश में अमेरिका के कुछ बहुत अच्छे बिंदु हैं। अमेरिका के पास पूंजी है, अमेरिका टेक्नोलॉजी में आगे है, अमेरिका का बाजार बहुत बड़ा बाजार है, और भारत के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो भारत के लिए सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका रहा है। इसलिए अमेरिका में अगर कोई भी मंदी आती है तो उसका असर वैश्विक बाजार पे अवश्य पड़ेगा। और उसका एक छोटा सा उदाहरण है, जब 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 कोविड इम्पैक्ट आया, तो कोविड इम्पैक्ट के साथ ही न सिर्फ अमेरिका में इम्पैक्ट दिखा, बल्कि यूरोप में उससे भी ज्यादा इम्पैक्ट दिखा, जो कहीं ना कहीं अमेरिका से लिंक था। मल्टीनेशनल कंपनीज जो ऑपरेट कर रही हैं ग्लोब में, वो अगर यूरोप में काम करती हैं, वो अमेरिका में भी अवश्य काम करती हैं, और अब उनका फुटप्रिंट एशिया में, चाइना और भारत में अवश्य होता है। तो इसलिए अगर कोई मंदी आती है, उसका उससे वहाँ के लोगों के क्रय शक्ति पे असर पड़ेगा, और हम जो और अमेरिका में जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। अभी राकेश जी ने थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहे हैं जिसकी वजह से जो जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो अमेरिका से बाहर शिफ्ट हो रहा था, और उसके बाद वो अमेरिका सामान इंपोर्ट हो सकता है अमेरिकन कंपनी हो, बना रही है चीन में और इंपोर्ट हो रहा है अमेरिका में। एक बहुत अच्छा उदाहरण था एप्पल के साथ, कि एप्पल को धमकी दिया ट्रम्प महाशय ने कि अगर आप अमेरिका में प्रोडक्शन शिफ्ट नहीं करेंगे तो आप पे भी हम टैरिफ लगाएंगे भी। तो कहने का मतलब ये है कि इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है ग्लोबलाइजेशन के बाद, उसमें अगर एक बड़े देश में मंदी आती है, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट दुनिया के हर बड़े देश पे पड़ेगा, और उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। राकेश जी, भारत को कितना तैयार अलर्ट रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि डॉलर में तो कई क्षेत्र में हम भी कारोबार करते ही। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका हरिशंकर जी। देखिए, इसमें मैं 3-4 पहलुओं पे आपको कहना चाहता हूँ। जहाँ तक हमारे भारत की बात है, तो एक बात मैं साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो हमारा जो समष्टि अर्थशास्त्र का जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, वो बहुत ही दुरुस्त है। अमेरिका टैरिफ के बहाने चाहे भारत के ऊपर कुछ भी लगा दे, मगर हम कहना चाहते हैं जो एक फंडामेंटल्स होती है, जो मूलतः जो मूल आधार बोलते हैं, वो भारत का बहुत ही स्ट्रांग है। और कुछ क्षेत्र हो सकते हैं, जैसा मैं मानता हूँ टेक्सटाइल्स हैं, जहाँ पर हमारे बहुत जो है निर्यात अमेरिका पर निर्भर है, मगर उसको भारत बहुत अच्छे तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करके उसको हम किसी तरीके से उसका ध्यान रख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम देखें जो और क्षेत्र है, चाहे फार्मा सेक्टर हो, जहाँ पर उन्होंने हम पे 100% का शुल्क लगाया, वहाँ पर भी कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि हमारा जेनरिक में थोड़ा सा वहाँ एक्सपोर्ट है, और उससे ज़्यादा हमारे वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। वो भी डाइवर्सिफिकेशन से हम उसको अच्छे से देख सकते हैं। कुछ और क्षेत्र भी जो है जहाँ पर भारत को ऐसा लगता है कि अमेरिका किसी तरीके से जो जैसा वो सोचता है कि दूसरे देश हैं, जो छोटे मोटे देश होते हैं, वैसा भारत पर असर होगा, मगर ऐसा नहीं। भारत में एक स्ट्रॉन्ग लोकतांत्रिक देश है, प्रो पीपल गवर्नमेंट है, 144 करोड़ की एक सरकार तो चाहने वाली जनता है, जो उसे पूरे तरीके से समर्थन कर रही है। और मुझे लगता है इसका भारत जो है अपने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बहुत अच्छे से काम करके बहुत अच्छे से काम करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा जो बहुत अहम है इसके लिए, 3-4 चीजें हैं जहां पर हमें काम करने की जरूरत है, आवश्यक सी बात है। एक तो अभी जो जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स हुआ, जो हम देख रहे हैं 2.0 रिफॉर्म्स, एक बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक हम बोलेंगे, जो अर्थशास्त्र की अर्थव्यवस्था के लिए मोदी सरकार ने लिया है, जिसका सही में आने वाले समय में बहुत अच्छा सकारात्मक असर देखेंगे। इसके अलावा हाँ, हम मानते हैं कि जो हमारे लघु जो उत्पादक हैं, एमएसएमई है, उन्हें हमें ज्यादा सरकार की तरफ से सपोर्ट करने की आवश्यकता है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव देने की ज्यादा आवश्यकता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खास करके जहां पर हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहां पे भी सरकार मदद करी, मगर और भी जाकर के उनको मदद करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है इन सारे पहलुओं को अगर टच कर दिया जाए तो भारत को अमेरिका से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ते रहेंगे, और पीपीपी टर्म्स से हम ऑलरेडी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, और आने वाले समय में हम दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। पवन जी, मतलब अमेरिका से झटका लगा टैरिफ वाला, उसके बाद भारत ने नया मार्केट खोज लिया है। ईयू तो ये कह रहा है कि आप हमारे साथ जो फ्री ट्रेड है, आप नवंबर दिसंबर तक बात बन जाएगी, और नवंबर दिसंबर के आखिरी तक शुरू भी, दिसंबर के आखिरी तक शुरू भी हो जाएगा हमारा उनसे फ्री ट्रेड। तो
कहीं ना कहीं अमेरिका से अगर झटका लगा तो भारत ने नया व्यापार का जरिया भी खोज लिया दुनिया के कई देशों में। तो ये क्या भारत के पक्ष में जाता है? और हमेशा से भारतीय सरकार चाहे भारतीय प्रधानमंत्री हमेशा से कहते रहे हैं कि आपदा में अवसर, तो उन्होंने तो अवसर ही ढूंढ लिया। मुझे लगता है इंग्लैंड से बात आपकी बन चुकी है। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि हमने जो है ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन की तरफ एक कदम बढ़ाया है। लेकिन मेरा इसमें एक मानना ये है कि दरअसल ये टू लिटिल और टू लेट है। बिकॉज क्या है कि देखिए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप इतनी जल्दी डाइवर्सिफिकेशन कर भी नहीं सकते हैं। यानी कि आपके लिए ऑन पेपर तो अच्छी बात है कि चलिए ठीक है, हमारे पास में एक और प्लान भी है या दूसरे मार्केट्स खुल गए हैं। लेकिन आप समझिए, जो ट्रेडर्स होते हैं जिनकी एक बॉन्डिंग बनी रहती है, जो उसको जो बायर होता है, तो वो चीज को इमीडिएटली मैन्युफैक्चर करना, इमीडिएटली सेटअप करना में थोड़ा समय लगेगा। ये जरूर है कि हम कुछ नहीं पाने से तो बेहतर ही है कि कुछ पा गए। परंतु हमको अब ये चीज सोचना पड़ेगा कि क्या हम डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए एक किसी झटके का वेट कर रहे थे। मतलब हमारी नीतियों पे हमको इस बात को और ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्यों ना हम पहले से ही डाइवर्सिफिकेशन करके चले, जिसे बोलते हैं ना शॉक प्रूफिंग। और आपको पता होगा कि ट्रंप के आने से पहले ही यूरोप ने एक इन चीजों पे काम करना शुरू कर दिया था, जिसके लिए उसका पॉपुलर टर्म हो गया था मीडिया में, उसे बोल रहे थे ट्रंप प्रूफिंग। चाहे उन्होंने अपने सामरिक दृष्टिकोण के हिसाब से हो, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण के हिसाब से हो। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी इस तरह की शॉक प्रूफिंग करने की आवश्यकता है और अपने मार्केट्स को अपने को ऐसे ही डाइवर्सिफाई करने की जरूरत के लिए काम करना पड़ेगा। हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारे कोर स्ट्रेंथ हैं, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर हमारा कोर स्ट्रेंथ हो गया, या फिर हमारा रिफाइंड प्रोडक्ट्स हो गए, या ये भी जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, तो हमको अब उनका इतना फाइन क्वालिटी प्रोड्यूस करने की आवश्यकता है कि जिससे वो ना केवल ग्लोबली कम्पिटिटिव हो, बल्कि ग्लोबली फीजिबल भी हो। आज के समय में क्या है कि हमारा अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो हम या तो हम रॉ मटेरियल्स पे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, और या फिर जो लोअर एंड का मार्केट है उसमें प्रोड्यूस करते हैं। तो हमको जरूरत ये है कि अगर हम लोअर एंड के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ प्रोड्यूस करें, यानी इतने बड़े लेवल पर प्रोड्यूस करें कि इसमें बहुत ज्यादा आपका प्रॉफिट हो। और या तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हम अब प्रीमियम एंड की तरफ देखें। क्योंकि क्या है कि बीते 20-30 सालों से ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ ये है कि पूरे दुनिया में एक प्रीमियम क्लास डेवलप हो गया है, एक एलीट क्लास डेवलप हो गया है, जो क्या है कि साधारण गुड्स को नहीं चाहता है, वो हर चीज के लिए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहता है। तो जैसे आप देखेंगे कि अगर अपैरल सेक्टर में देखिए तो प्राडा या गुची ऐसे कपड़े या ऐसे चीजें हैं जो बहुत हाई एंड। तो मुझे लगता है कि भारत को कोशिश करनी चाहिए कि हम हाई एंड के प्रोडक्ट्स पे भी ध्यान दें। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास में वो स्किल्ड लेबर है, हमारे पास में वो गवर्नमेंट है जो इन चीज़ों के प्रति सर्टेन है। तो अब कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ भी ध्यान दिया जाए। जैसे एक एग्जांपल है कि आप इंडिया में आपने बोट कंपनी का नाम सुना होगा, तो बोट की ईयरफोन्स बहुत पॉपुलर हैं। तो उसने बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर रखा है और काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, वो इंडियन है। बट क्या है कि वो अगर आप देखेंगे तो वो 500 रुपए से लेकर के 3-4 हजार रुपए तक के मार्केट में अपना अच्छा कब्जा किए हुए है। तो इसीलिए वो भारत या जो जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ अच्छा है। परंतु क्या हम उसे यूरोप और यूएसए के या ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप मार्केट है, क्या हम उनको 50,000 वाले प्रोडक्ट्स में बेच सकते हैं क्या? क्योंकि उसका जो मार्जिन होगा, वो अगर 2 ईयरफोन बिकते हैं तो उसका जो मार्जिन फार मोर होगा जो अगर 20 या 30 प्रोडक्ट्स बिकेंगे। तो अगर आपको अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी झटके का वेट नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है कि कोई ट्रंप के रूप में झटका आया, और क्या गारंटी है कि ट्रंप चले जाएंगे और कोई आम राष्ट्रपति आ जाएगा और चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन फिर 10 साल बाद कोई ट्रंप नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि अब हमको रिएक्टिव होने की बजाय एक्टिव होने की जरूरत है। संदीप जी, संदीप जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, सुन पा रहा हूँ, बताइए। क्या रिएक्टिव से बेहतर एक्टिव होना होगा, और हमको वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट जो है बेस्ट प्रोडक्ट बनाने की ओर भी सोचना पड़ेगा क्या? क्वालिटी प्रोडक्ट जो है, किस सेंस में आप कह रहे हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट? क्वालिटी प्रोडक्ट अभी ये पवन जी कह रहे थे कि हमको वर्ल्ड मार्केट में अगर बहुत ज्यादा अपनी भूमिका निभानी है तो क्वालिटी मतलब अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट है, जो अमेरिका को चाहिए, जो दुनिया के बड़े देशों को चाहिए, जो ज्यादा हाईली पे करते हैं। जैसे कि एक एक मोबाइल जो है वो 2000 में भी मिल जाता है, एक मोबाइल जो है वो 5 लाख में भी मिलता है। तो हमको
5 लाख वाले मोबाइल पर भी फोकस करना पड़ेगा आने वाले भविष्य में। नहीं, जाहिर सी बात है, क्वालिटी प्रोडक्ट तो जरूरी है। अगर आप वर्ल्ड मार्केट में कम्पिटिटिव होना चाहते हैं तो क्वालिटी मार्केट जरूरत है। लेकिन वहाँ पर आप देखिएगा कि चाइना क्यों इतना कम्पिटिटिव हो जाता है। अगर भारत को ही अगर देखें और चाइना को देखें तो चाइना भी कोई ऐसा क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनाता है, लेकिन उसका भी डिमांड है, क्योंकि उसने अपने एमएसएमई इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश किया है। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत जो होती है चाइना से, वो दूसरे देश में नहीं बनता है, कम लागत से बनता है वहाँ पे, तो इसलिए वो भी है। लेकिन भारत जैसे देश चाइना की तरह प्रोडक्ट तैयार करे, ये हम लोग अपेक्षा नहीं रखते हैं। भारत का एक जो साख है प्रोडक्ट को लेके, उसमें जाहिर सी बात है कि क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, और तभी हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव बन पाएंगे। और हम लोग प्रयास भी करते हैं। हम लोग अगर हार्डवेयर को इस तरह से हम नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए कि डिफेंस में ही देख लीजिए कि जिस तरह से हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो लोगों का डिमांड बढ़ता जा रहा है डिफेंस में, लगातार आप देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से बार बार अगर भारत अपने अलग अलग क्षेत्रों में अगर जिस तरह से क्वालिटी प्रोडक्ट को अपने बढ़ावा देगा और उसको एक्सपोर्ट करने का प्रयास करेगा, तो जाहिर सी बात है दुनिया भारत की तरफ देखेगी। और भारत को भी चाहिए कि अपने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ा के और अपने प्रोडक्ट को अलग स्तर पे ले जाए, जिससे बाजार में जितने प्रोडक्ट की भीड़ है उसमें भारत मेक इन इंडिया का एक डंका बजना चाहिए। तो ये अपने भारत सरकार का भी इनिशिएटिव रहा है, और जाहिर सी बात है कि ये एक शुरुआत हुई है, हो सकता है आगे चलकर हम इसमें बेहतर कर सकें। शिशु रंजन जी, मेक इन इंडिया पर और कितना काम करने की जरूरत है, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट की मांग हो रही है, वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पर मांग हो रही है, और स्वाभाविक तौर पे अगर हम क्वालिटी अच्छा बनाएंगे तभी वर्ल्ड में डिमांड इसका बढ़ेगा और हमारे इकोनॉमी को फायदा पहुंचेगा। तो आपको क्या लगता है मेक इन इंडिया को लेकर के, क्योंकि कई बार होता है कई प्रोडक्ट हम ऐसा भी देखते हैं कि वो चाइना से सामान मंगाते हैं और मेड इन इंडिया करके उसको ये कर देते हैं। तो मेड इंडिया का मतलब कि सब कुछ इंडिया में ही बने, ऐसा कब कब तक हम कर पाएंगे, कब तक हम लोगों को कर लेना चाहिए? हरिशंकर जी, ये प्रश्न का उत्तर तो संभवतः एक हम टाइमलाइन समझ देना रहे हैं, बहुत समझ रहे मुश्किल है। हाँ, हैं जी, लेकिन 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 कितना पवन जी जल्दी ने करने की जरूरत है जी, जी। मैं प्रयास करता हूँ कि इसका उत्तर दे पाऊँ। पवन जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन ये कोई झटका ऐसा था और अभी हमें करना चाहिए था। तो ये एक झटका जो मिला है हमें, संभवतः ये एक वेकअप कॉल है। और वेकअप कॉल क्यों है? क्योंकि 2020 में जब चीन के साथ रिश्ते खराब होने शुरू हुए गलवान के बाद, और कोविड के दौरान जब चीन के जो एक्शंस थे वर्ल्ड फोरम पे वो दिखने शुरू हुए, तो यूरोप और अमेरिका के देशों में, अमेरिका और यूरोपियन देशों में एक सहमति बनी कि एक अल्टरनेट प्रोडक्शन कंट्री का होना अनिवार्य है जहां से हम अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। और उसको नाम दिया गया चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। भारत सरकार और मोदी जी ने प्रयास किया कि हम चीन से जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसको भारत में शिफ्ट लाने के लिए पैकेज लेके आए और नीतियां बनाई। राकेश जी ने बोला जीएसटी रिफॉर्म भी उसका एक अंग है कि हम जब जीएसटी रिफॉर्म करेंगे, प्रोडक्शन सिस्टम में जो कॉम्प्लिकेशन है वो हो रहा है। हमारे इनपुट पे जो टैक्सेशन का इन्वर्स ड्यूटी बोलते हैं उसको, उस पे उसका रेशनलाइजेशन हो रहा है। तो ये सब हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने का प्रयास है। परंतु हम कितने समय में कर पाएंगे, इस पे 2-3 चीजें निर्भर करती हैं। पहला कि लैंड एक्विजिशन कितना फास्ट कर पाते हैं। अगर कोई कंपनी आती है बोलेगी मुझे लैंड एक्वायर करके दीजिए। अब भारत में लैंड एक्विजिशन एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। लैंड रिफॉर्म की हम बात करते हैं तो विपक्षी और जो भी हैं इनके विरोधी जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो खड़े आते हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा कि कॉपर के लिए एक प्लांट है, कॉपर स्टरलाइट चेन्नई में है। जब तक वो चल रहा था भारत कॉपर का एक्सपोर्टर था, और वहां पे चेन्नई में डिस्टरबेंस क्रिएट किया गया। चेन्नई में धरना प्रदर्शन के बाद उसको बंद करा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया और आज हम कॉपर का इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब पॉलिटिकल रिस्क हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जो संभवतः पॉलिटिकल पार्टी मैनेज करती है। उसके बाद आता है लेबर में, जैसे सेमीकंडक्टर में हम एक बड़ी उछाल लगाने को प्रयासरत हैं। हमारे पास एप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्स नहीं थे। हम
एक्वायर कर रहे हैं, ताइवान के साथ हमारा समझौता हुआ, ताइवान हमें मदद कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स में, ये मैंने एक उदाहरण दिया। परंतु ऐसे ऐसे जब क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की बात आती है तो ह्यूमन रिसोर्स एक चैलेंज है। कितनी बार भारतीय बड़े उद्योगपतियों ने कहा है कि हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम डायरेक्टली इंडस्ट्री में एम्प्लॉय नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो गैप है यूनिवर्सिटी से और कॉर्पोरेट और रिसर्च लैब तक का जो गैप है, उसको करने के लिए एजुकेशन पॉलिसी आई, कितना इफेक्टिव है मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, परंतु जितना अच्छा इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगा, हम संभवतः ह्यूमन रिसोर्स के गैप को बहुत तेजी से भर पाएंगे और उसमें आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी बात हो रही थी अमेरिका से, जब अभी तेजस का जो इंजन है वो जनरल इलेक्ट्रिक देता है। हम कितना भी अमेरिका से ये कर लें, हम निर्भर उसी पे रहेंगे कि अगर हमें तेजस और इतनी जल्दी हम शिफ्ट नहीं कर सकते इंजन रिक्वायरमेंट, तो अमेरिका के साथ व्यापार भी हमारा जरूरी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी जरूरी है। टेक्नोलॉजी में हम इंडिपेंडेंट कितना रिसर्च कर पाएंगे ये समय बताएगा, परंतु हमारे अंदर क्षमता है। इसरो को जब टेक्नोलॉजी डिनाई किया गया वर्ल्ड फोरम पे, हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि हम इसरो को वर्ल्ड नासा के स्तर पे खड़ा कर देंगे, और आज हम पूरे दुनिया को दिखाने में सक्षम है कि हमारे अंदर टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी का भूख भी है और क्षमता भी है। तो कहने का मतलब कि लैंड, लेबर और टेक्नोलॉजी, इन तीन चीजों पे जब हम काम करेंगे तो उतनी जल्दी से हम क्वालिटी प्रोडक्ट और वर्ल्ड लेवल प्रोडक्ट बना पाएंगे। जी शिशुरंजन जी, डॉक्टर संदीप कुमार, राकेश जी और पवन चौरसिया जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए ऐसे ही शो लेके आते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।